प्यारे बच्चों नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, पिछले क्लास में हमने 7 ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट किए थे जो आपके निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैं आज फिर से हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो फाइनल एग्जाम आपका आ रहा है उसके लिए लेके आया हूं। इसमें भी हम MBBI सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्त भाई बहन जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए। और पहला नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने। ये सवाल जो है प्यारे साथियों कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो देखिएगा और सही से सभी का आंसर देखते चलिएगा। पहला नंबर सवाल है प्यारे साथियों आज की क्लास का कि हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था। पिछला क्लास अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्लास है और सबसे ज्यादा MBBI क्वेश्चंस उसमें भी आपको कराया गया है। अभी तक 1500 स्टूडेंट उस क्लास को देख चुके हैं, आप भी जाके जरूर देखें। तो हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था, तो ये जब अपने बच्चों से जब झाड़ू लगा रहा था, जब गए थे वहां पे स्कूल में, तो हेडमास्टर ने कहा था कलीराम से कि ओम प्रकाश को कि अपने स्कूल से निकल जाने का आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को अपने स्कूल से निकल जाने का आदेश दिया था। एक चीज का और यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चंस में याद रखना है कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में प्यारे साथियों मात्र 2 ही लाइन में आंसर देने का प्रयास करना है। ज्यादा लाइन आपको यहाँ पे आंसर देने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो आपको एग्जामिनर काट देगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे सेम टू सेम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देना है और एकदम फ्रेंकली क्वेश्चंस देना है, आंसर देना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है कि हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को अपने स्कूल से जाने का आदेश दिया, निकल जाने का आदेश दिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपसे पूछा भी ऐसा ही गया है कि ओम प्रकाश ने क्या आदेश दिया, तो जो आदेश दिया उसको सिर्फ लिख देना है यहाँ पे। तो ये 2 नंबर आपको एग्जामिनर क्या होगा फिक्स रूप से दे देगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि तिरिच क्या है, यह कहानी में किसका प्रतीक है। काफी बार पूछा गया सवाल है और MBBI सवाल है प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो तिरिच क्या है, यह कहानी में किसका प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं कि तिरिच क्या है और कहानी में किसका प्रतीक है। तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे कि तिरिच शहर समाज की संवेदनहीनता और अमानवीयता का प्रतीक है। ठीक है, लेखक ने इस कहानी में लोक प्रचलित विश्वास के द्वारा ढहते मूल्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पे लिखते चलना है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अपने कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं। हम क्या थे, कहाँ क्या हो गए को उद्घाटित करना ही कहानीकार का मूल्य उद्देश्य है और विकसित कहलाने के लिए रूढ़ियों सड़ी गली मान्यताओं और अंधविश्वासों का त्याग अत्य आवश्यक है। जैसे अंधविश्वास जैसे होता है, तिरी जब काट लिया था तो बहुत आदमी ऐसे कह रहे थे कि झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा या अन्य दवाओं का यूज कीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अत्यावश्यक, इनका त्याग करना अत्यावश्यक है अंधविश्वास को। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए 10 नंबर सवाल है कि शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं आपको। 2 नंबर के सवाल में काफी हाईलाइट ये रहता है, MBBI रहता है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, जो कि 2024 के एग्जाम का मात्र कुछ ही दिन बच गए हैं। काउंटडाउन आप सभी का स्टार्ट हो गया है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे कि शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है। तो फटाफट से अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं कि शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या योगदान है। तो शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है। बिल्कुल, आप भी शिक्षित हो रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में उन्नयन कर सके, उन्नति कर सके और अच्छे जीवन जी सके। तो शिक्षा मनुष्य के क्या है, उन्नयन करती है। ठीक है, यह जीवन को सत्य जीवन जीने के तरीके में मदद करती है। शिक्षा हमें कहती है कि हम सत्य से जिए, एकदम ईमानदारी से जिए प्यारे साथियों, वो और एकदम बेईमानी ना करे, बिल्कुल ये सभी। तो यहाँ पे आपको लिखना है और अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर बनाना एकदम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे है शिक्षा मनुष्य क्या उन्नयन करती है, वह जीवन के सत्य जीवन जीने के तरीके में मदद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये लाइन हो जाएगा आपके लिए और 2 नंबर आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। चलिए अगला MBBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कहता है कि लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। लहना सिंह ने जो उसने कहा था का मुख्य पात्र है प्यारे साथियों, तो लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था, जरा बताइएगा।
तो जो लहना सिंह के प्रेमिका थी, जो सूबेदारनी थी प्यारे साथियों, सूबेदार के पति, तो सूबेदारनी के वचन को लहना सिंह भरोसे के साथ साथ सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान देकर पूरा करता है। बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों। जब वो बॉर्डर पर लड़ाई करने जाते हैं लहना सिंह, तो उससे उनकी जो प्रेमिका होती है यानी सूबेदारनी जो होती है, वो एक वचन देती है लहना सिंह के कि जाओ मेरे बेटे और मेरे पति को बॉर्डर पे रक्षा करना। तो लहना सिंह क्या करते हैं, अपने सीने पे गोली खा लेते हैं और दोनों को बचाने का कार्य करते हैं। तो सूबेदारनी के वचन को लहना सिंह भरोसे के साथ साथ सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान देकर पूरा करता है। ये लाइन अगर आप लिखते हैं तो 100% प्यारे साथियों 2 नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे, 1 नंबर भी यहाँ से आपको नहीं कटेगा, इतना याद रखिएगा। तो इस प्रकार आप लिखने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा कि लहना सिंह के बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। तो वो अपनी जान को निछावर कर बोधा सिंह और सूबेदार की जान बचाई थी। इतना आप याद रखिएगा। तो अपने मन से भी आप 2 लाइन को लिख सकते हैं बिल्कुल, और 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्के मिल जाएगा। चलिए 12 नंबर है यानी आज का चौथा सवाल होगा प्यारे साथियों। कहता है कि सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा गढ़ते हैं। सूरदास क्या है, यहाँ पे कृष्ण है। कृष्ण क्या एक प्रकार का सूरदास है, ठीक है। तो सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए प्यारे साथियों क्या क्या उपमा गढ़ते हैं। तो ब्रजराज कुंवर जागिए, क्या कहते हैं कि ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं, मुकुंदनियों का समूह संकुचित हो गया है, कम दृश्य हाथों वाला कृष्ण जागिए। मतलब जो आपको यहाँ पे लिखना है कि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा करते हैं, यानी कौन कौन सा वचन का इस्तेमाल करते हैं कि कृष्ण जाग जाएंगे। तो वहां पर जो इस्तेमाल करते हैं कि ब्रजराज कुंवर जागिए, फिर कहते हैं कि कमल के फूल खिल चुके हैं, मुकुंदनियों का समूह संकुचित हो गया है, कम सदृश्य हाथों वाले कृष्ण जागिए। तो इस प्रकार के जो वचन का इस्तेमाल वहां पे करते हैं उसी यहाँ पे लिखना है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, एमबीबीआई क्वेश्चंस माना जाता है। एग्जामिनर के दृष्टिकोण से काफी बार ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इसको याद करके रखना है जब तक कि आपका एग्जाम न संपन्न हो जाता है, और तब तक आप इसे याद करके रखिए। मात्र 5 दिन और प्यारे साथियों इसको याद करके अपने माइंड में रख लीजिए। चलिए अगला सवाल है कि तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है। दुर्गुण मतलब जो अवगुण नहीं है उनका, वो खराब गुण है उसको दुर्गुण बोलते हैं। तो तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है। तो तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का बखान दिया है। किसका किसका, तुलसी ने दीनता का और दरिद्रता का क्या किया है, यहाँ पे बखान किया है। तो मात्र 2 लाइन प्यारे साथियों, 1 से 2 लाइन में आपको आंसर देना है और 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्के पक्के मिल जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है कि मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन, यह कौन कहता है और किससे कहता है। तो उत्तर में आपको यहाँ पे लिखना है कि गांव का घर, पहले लिखना है कि लाइन कहां से लिया गया। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि गांव का घर नरावर उसकी स्मृतियां में आती है। और गांव का घर यहाँ पे लिख दिया तो समझ जाएंगे एग्जामिनर और चेक करने वाला कि ये गांव के घर से लिया गया है, और यहाँ पे स्टूडेंट जो है कुछ पढ़े हैं, ठीक है। तो गांव का घर नरावर उसकी स्मृतियां में आती है, उसकी गांव में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो लोग पंच परमेश्वर बनाकर उसका निदान करते थे, परंतु अब अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को शवों की जन्मभूमि बताई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं और अपने कॉपी में उतार सकते हैं। काफी ये लाइनें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ये अपने ध्यान में रखिएगा प्यारे साथियों। और जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस हाईलाइट है, एमवीवीआई क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना ऐसे क्वेश्चंस की बनती है। तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि गांव का घर नंबर स्मृतियां में आती है। उसका गांव जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो पंच परमेश्वर क्या होकर बनाकर क्या किया जाता था, निदान कर दिया जाता था। परंतु अदालतों का चक्कर कब लगाया जाता है, अब लगाया जाता है। इसलिए ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव के शवों का जन्मभूमि बताई है। शवों मतलब मृत्यु का, मतलब एकदम मर गया है वहां के आदमी, ऐसा लगता है नहीं कि पंच परमेश्वर अब बचा, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो शवों का क्या बता दिया, जन्मभूमि बता दिया। कौन, ज्ञानेंद्र पति जी। चलिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है बताइए। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी के विचारों से सहमत है, बताइएगा।
तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे जेपी फुल फॉर्म यहाँ पे इसका शॉर्टकट लिखा गया। तो भ्रष्टाचार के जड़ क्या है कि आप जेपी के विचार से सहमत है। काफी इंपोर्टेंट एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इलेक्शन में हमारे देश के नेता बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, चुनाव में खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा है। यही भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ मानते हैं कौन? जेपी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, करोड़ों रुपये चुनाव में खर्च कर होते हैं। एक तरफ गरीब हटाओ का नारा लगाए जाएंगे, समाजवाद का नारा लगाए जाएंगे, चुनाव का खर्च ब्लैक मार्केटिंग लोगों से इकट्ठा करेंगे, अनकाउंटेड मनी करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। जेपी के चिल्लाते रहे। इस चुनाव पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव खर्च कम करना चाहिए, लेकिन जेपी के किसी ने नहीं सुनी। परिणाम था मात्र सत्ता पलट। तो जो उनका भाषण था, उस भाषण को यहाँ पे आपको यहाँ पर लिख देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन और आंसर आ गया हुआ है। यहाँ है क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? आज के जमाने के सबसे ज्यादा एमबीबीआई सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, और सबसे ज्यादा बार एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है 2024 के लिए। काफी हम इसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो मान लीजिए अगर आप में वाक शक्ति नहीं है, आप गूंगे हैं, तो आपके क्या होंगे? गुण दोष जो भी आपके अंदर है वो प्रकट नहीं होगा, और प्रकट नहीं होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे व्यक्ति है, आप अच्छे हैं खराब है, इसका अनुभूति नहीं होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुछ किताबी भाषाओं में इसका आंसर लिखना है। मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो लिखेंगे अनेक प्रकार की वाक शक्तियां जो वरदान के रूप में ईश्वरों ने मनुष्य को दी है। बिल्कुल, हमें एक वरदान ही ईश्वर के द्वारा दिया गया है जो वाक शक्ति है। उनमें वाक शक्ति भी है, एक है। ठीक है, यदि हमें वाक शक्ति न होती तो हम गूंगे बहरे होते। बिल्कुल, हमें अंदर आवाज नहीं होता तो हम क्या होते? गूंगे होते, बहरे होते। सारे सृष्टि पशुओं की तरह मौन हो जाती। प्यारे साथियों, कैसे हो जाती? सारी जो सृष्टि है, सारा जो संसार है, जैसे पशु है उसी प्रकार मौन हो जाती। तब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता? अवाक होने का कारण हम अपने सुख दुख किसी से कह भी नहीं पाते। ठीक है, बिल्कुल, अगर हम गूंगे होते तो सुख दुख किसी से कह नहीं पाते। हमें प्रशंसा, आलोचना सुनने कहने की शक्ति का अभाव होता। तो ठीक इसी प्रकार अपने मन से बनाकर भी लिखना है, 2 नंबर आपको पक्के मिल जाएगा। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है प्यारे साथियों कि अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है बातचीत, और बातचीत में जो भी बातचीत होती है उसी प्रकार आपको यहाँ पे लिख देना है, और 2 नंबर आपको एग्जाम में पक्के पक्के मिल जाएगा। एक भी नंबर आपको यहाँ पे नहीं काटा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में ये जो सारे क्वेश्चंस थे प्यारे साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफी एमबीबीआई थे, और मैं कुछ ही समय में सभी क्वेश्चंस को देने का प्रयास किया है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। उसके बाद आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो लाइक तो बनता है प्यारे विद्यार्थियों, लाइक कर दे फटाफट से, शेयर कर दीजिए, और एक एक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी का भला हो सके, और मां सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा तो आप 90+ को पार करिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो सभी को एक बार इसके लिए 90% के लिए शेयर तो बनता है, फटाफट से शेयर और लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से ऑब्जेक्टिव के महासेशन में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे लगातार।